Assalamualaikum, class 9 biology chapter number 2 biodiversity. Today's our topic is significance of binomial nomenclature. Significance कहते हैं अहमियत को. इसको आप हेडिंग इस तरह से भी आ सकती है, इंपॉर्टेंस का वर्ड भी इसके लिए यूज हो सकता है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों थी या क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है. तो इस टॉपिक के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और उसकी अहमियत क्या है और हमने इसको क्यों यूज़ किया. तो इसके बारे में कहते हैं कि इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर टू ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट हैव द सेम नेम. जैसे एक नाम के 2-3 लोग होते हैं, अली अहमद की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, ये नाम तो 2-4 हो जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे उसने कहा नोमेनक्लेचर बायनोमियल जब हम देते हैं ना, तो उसके अंदर ये होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के 2 नाम भी नहीं होते और 2 ऑर्गेनिजम्स के 1 नाम भी नहीं होता. यानी कि 2 ऑर्गेनिजम्स अगर हैं तो उनको सेम नेम नहीं दिया जाएगा. द वर्ड्स ऑफ साइंटिफिक नेम्स आर टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज. ये किस जुबान से लिए गए हैं? लातीनी जुबान से. स्पोकन बाय नो कंट्री, किसी भी मुल्क में बोली नहीं जाती. सो दैट नो कंट्री इज फेवर्ड. नो कंट्री इज फेवर यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंट्री को फेवर नहीं दिया गया कि भाई इस मुल्क की जुबान हमने उठा ली. अगर हम कहते हैं कि पंजाबी जुबान उठा लिया है तो कि जी नाम जो है हमने वो पंजाबी जुबान में दे दिया, हमने अरबी जुबान में दे दिए हैं, फारसी में दे दिए हैं, पश्तो में दे दिए हैं, हमने लैटिन उसमें दे दिए हैं, अमेरिकन लैंग्वेज में, ब्रिटिश में दे दिए हैं. तो उसमें कंट्रास्ट आ रहा था कि भाई हमारे मुल्क को फेवर दी गई है. तो उन्होंने क्या किया, लैटिन लैंग्वेज दी जो कि किसी मुल्क में बोली नहीं जाती. तो लैटिन लैंग्वेज जो है उसको फेवर दी के ये जो कंट्रास्ट है उसको ख़त्म कर दिया गया. सबसे पहला बेनिफिट तो ये आ गया कि लैटिन लैंग्वेज को क्यों जो है वो चूज़ किया गया. साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एनीवेयर इन द वर्ल्ड. हर जगह पे दुनिया में जो है वो साइंटिफिक नेम जो है बोला जाता है. यानी कि साइंटिस्ट जब आपस में कन्वर्सेट करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो क्या करेंगे, साइंटिफिक नेम लेंगे. देखिए अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं अगर आप सिंपल से आपको बात बताऊँ, चाइनीज़ में अब अनियन की बात मैं कर लेती हूँ, प्याज है, पंजाबी में उसको कुछ और बुलाते हैं, इंग्लिश में उसको कुछ और बुलाते हैं, उसे उर्दू में कुछ और बुलाएंगे, तो चाइनीज़ ज़ुबान में कुछ और कहेंगे, अरबी ज़ुबान में कुछ और, स्पेनिश में और, इंग्लिश में और. तो ये एक कंट्रास्ट आ रहा था लैंग्वेजेस का. तो जब उस लैटिन लैंग्वेज को यूज़ किया गया तो उसमें ये कंट्रास्ट नहीं आया. यानी जब अब साइंटिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ एक इलाके के रहने वाले तो नहीं है, जैसे कोई स्वीडिश का रहने वाला है, कोई अमेरिका का होगा, कोई किसी कंट्री का, किसी कंट्री का. तो जब हर कंट्री में रहते हैं तो उनकी लैंग्वेज और जो वहाँ का लाइफस्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है. तो उस लैंग्वेज की बेस पे कि जब साइंटिस्ट आपस में कन्वर्सेट करते हैं तो उनको कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम ना आए, वो आपस में साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो लेके ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट जो है ग्रुप्स की फॉर्म में काम करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं. सो द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एनीवेयर इन द वर्ल्ड. दिस सिस्टम प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन. यही बात जो आपसे मैंने की, कम्युनिकेशन के अंदर ये जो है हेल्प करता है. तो एक सिग्निफिकेंस इसका मेन चीज़ क्या है, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज. ये पॉइंट्स को हाईलाइट करना आपको याद रहेगा कि क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास टाइम शॉर्ट होता है, टीचर ने टाइम दिया, आपके पास 2 मिनट और टेस्ट है आपका, आपने रिवाइज करना है, तो आप फ़ौरन से क्या करते हो, हाईलाइट का ही फायदा होता है. आपने हाईलाइट किया, आप सिर्फ इस चीज़ों को देखें कि अच्छा इसके अंदर ये पॉइंट है, पहले पॉइंट के अंदर ऑर्गेनिजम्स के बताया हुआ कि 2 नेम होता है, फिर जी बताया कि जी लैटिन लैंग्वेज यूज़ की, अच्छा इसके अंदर ये था. तो आपको टॉपिक जो है वो सारा एक पॉइंट से रिवाइंड हो जाता है सारा. तो ये आपको ये रिकॉल करने में आसानी होती है. वैसे द लैंग्वेज इज अ पर्टिकुलर बायोलॉजिस्ट चाइनीज, जैसे जो साइंटिस्ट है या बायोलॉजिस्ट है वो अरेबिक भी बोल सकता है, स्पेनिश भी, इंग्लिश भी, चाइनीज़ भी. सो लैटिन लैंग्वेज को यूज़ किया गया ताकि एक तो किसी कंट्री को फेवर ना मिले और दूसरा ये हो कि जो साइंटिस्ट आपस में कम्युनिकेट जो है वो एक ही ज़ुबान में करें. सेकेंड इसका बेनिफिट था कि वेरियस रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म. सिंपल सी बात है, ये पॉइंट इसको आप हाईलाइट कर लें कि डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म. एक ही जानवर को मुख्तलिफ नाम दिए गए. जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको यहीं से बता देती, कॉमन नेम ऑफ द अनियन, जैसे अनियन है प्याज, इंग्लिश में से अनियन बोलेंगे, उर्दू में से हम प्याज बोलेंगे, बट इन डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान. लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे पंजाबी वगैरह, अगर हम बात करें पंजाबियंस, वो क्या कहते हैं, गंडा कहते हैं. कुछ इलाके ऐसे जहाँ पे बैसल बोला जाता है, कुछ इलाके जहाँ पे वैसल बोला जाता है. अब चीज़ तो एक ही है, चीज़ है अनियन, लेकिन इसके डिफरेंट नेम्स हो गए. इसके नाम क्या है, इंग्लिश में इसको अनियन कहा जा रहा है, उर्दू में इसे प्याज बोल रहे हैं, कुछ इलाकों में इसे गंडा कहते हैं, कुछ इलाकों में इसे बैसल कहते हैं, कुछ इलाकों में इसे वैसल कहते हैं. इन अदर कंट्रीज इट इज़ अदर सेट्स ऑफ नेम्स. तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान की बात हुई ना कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसको इतने नामों से बुलाया जाता है. तो अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में कितने कंट्रीज हैं और कितने कंट्रीज में से किस किस नाम से बुलाया जाता होगा. अब साइंटिस्ट अगर एक उठ के पाकिस्तान से चला गया, एक अमेरिका से चला गया, एक बरतानिया से, एक जो हमारे पास है चाइना से चला गया, एक जापान से चला गया, तो साइंटिस्ट आपस में कम्युनिकेट किस लैंग्वेज में करेंगे. तो जब वो ग्रुपिंग की फॉर्म में काम करें तो उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक ज़ुबान की ज़रूरत थी. कि अगर हम अनियन का एक साइंटिफिक नेम रख देंगे, जैसे आपने वो पढ़ा होगा कि एलियम सिपा, वो उसका साइंटिफिक नेम है अनियन का. तो अनियन का साइंटिफिक नेम, अब वो एलियम सिपा की बात करेंगे कि अब आपस में कम्युनिकेट करने के भाई आप किस जो है वो ऑर्गेनिज्म पे सर्च करें तो कहेगा आई एम सर्चिंग ऑन एलियम सिपा. तो बजाय इसके कि वो अनियन, गंडा, प्याज ये सब कुछ बोल ले, वो क्या कहेगा एलियम सिपा पे काम करा, तो उनको आपस में समझ आ रही है कम्युनिकेट करने में. ये एक वजह कि डिफरेंट, अब एक ही ऑर्गेनिज्म है, नाम उसको डिफरेंट दिए गए हैं. ये भी एक वजह आ गई कि एक ही ऑर्गेनिज्म के इतने सारे नाम.
नंबर फिर नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 पे आ जाता है इन सम केसेस सेवरल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय द सेम नेम्स। अब पहले क्या था कि डिफरेंट नेम्स दिए गए एक ही ऑर्गेनिज्म को, अब क्या है सेवरल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय द सेम नेम, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को एक ही नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ब्लू बेल इज यूज्ड फॉर डजन्स ऑफ प्लांट्स। इसको जो डजन ऑफ प्लांट्स होते हैं, इनके दर्जनों पौधे होते हैं, उनके लिए विद बेल, जो बेल शेप्ड के फ्लावर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए इनको ब्लू बेल कहा जाता है। ठीक है, अब ब्लैक बर्ड की बात करें। अब एग्जाम्पल इसने दिया यहाँ पे ब्लैक बर्ड इज यूज फॉर क्रो। इसको क्रो के लिए, हालांकि ब्लैक बर्ड जो है वो एक अलहदा परिंदा है। ठीक है, अब ब्लैक बर्ड क्रो को भी कहा जाता है एज वेल एज रेवन। अब रेवन अलहदा परिंदा है, क्रो इनके जो हमारे पास कौवा है वो एक अलहदा परिंदा है, लेकिन इनकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं, लेकिन ब्लैक बर्ड दोनों को काला रंग का था, क्योंकि रेवन भी काले रंग का होता है, क्रो भी काले रंग का होता है, तो इसको क्या कहते हैं ब्लैक बर्ड का नाम दीजिए काला परिंदा ये। जैसे कि हम बात करें फ्रॉग और टॉड की, तो ये देखने में तो दोनों एक जैसे होता है, लेकिन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इनका जो स्ट्रक्चर होता है सम डिफरेंस होता है इसके अंदर लिटिल बिट। तो अब वो कहते हैं कि जी दोनों ही जो होते हैं वो मेंढक होते हैं। इसी तरह से क्रो और रेवन दोनों काले रंग के, इसलिए इसको जी कॉमन नाम दे दिया ब्लैक बर्ड। अब जितने भी काले रंग के परिंदे होंगे सबको ब्लैक बर्ड बोले जाएंगे। तो यानी कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्या कर दिया गया, सेम ही नेम, एक ही नाम दे दिया गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम था, कंट्रास्ट आ रहा था। नेक्स्ट हमारे पास है कि कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। जो कॉमन नेम्स होते हैं क्योंकि साइंटिफिक बेस नहीं होती, यानी कि ऐसे ही जैसे मर्जी उठा के दे दिया। वो कैसे देते हैं वो भी आपको मैं बताती हूँ। मिसाल के तौर पे अ फिश इज अ वर्टिब्रेट एनिमल। एक फिश जो है जो विद अ बैकबोन, जिसकी बैकबोन है, जिसके अंदर क्या है एक वर्टिब्रेट होती है। फिश के अंदर जो होती है ना हड्डी होती है एक पूरी सी। अब फिन्स भी होते हैं उसके अंदर और गिल्स भी होते हैं। बट सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ सिल्वर फिश। अब सिल्वर रंग किया है तो उसको सिल्वर कलर का सिल्वर फिश का नाम दे दिया। क्रे टाइप की है, ठीक है, उसको ऑर्गेनिज्म होता है ना क्रे, उसको क्रे के नाम की अगर वो नजर आती है, उसकी तरह का रंग, उसकी तरह की शेप से क्रे फिश कह दिया। जेली की तरह नजर आती है जेली फिश कह दिया। स्टार की तरह की शेप से स्टार फिश कह दिया। डो नॉट फिट टू द ट्रू डेफिनेशन ऑफ फिश, जो कि फिश की डेफिनेशन में नहीं आते। अब सम टाइम ऐसा होता है कुछ इनवर्टिब्रेट्स होती हैं, कुछ वर्टिब्रेट्स होती हैं। अब जेली फिश है वो इनवर्टिब्रेट है, लेकिन हम तो कहते हैं फिश वो होती है, फिश की डेफिनेशन वो है कि वो वर्टिब्रेट है और उसके अंदर बोन होनी चाहिए, बैकबोन होनी चाहिए, उसके अंदर फिन्स होने चाहिए और गिल्स होने चाहिए। लेकिन वो क्या कहते हैं स्टार फिश के अंदर क्या है, कोई बैकबोन नहीं है। जेली फिश के अंदर कोई बैकबोन है, लेकिन वो क्या कहते हैं नहीं जी जेली फिश है, पानी के अंदर रहने वाली है तो वो फिश है। वो क्या कहते हैं कॉमन नेम, कोई साइंटिफिक बेस ही नहीं है उसकी। कॉमन नेम्स की कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। वो क्या कहते हैं वैसे जी पानी में रहने वाली हर चीज़ को फिश कह दिया। अगर वो जेली की तरह नजर आती है जेली फिश, स्टार की नजर आती है स्टार फिश, अगर वो क्रे की तरह नजर आती है क्रे फिश। तो ये डेफिनेशन जो है उसकी फिश की उसके अंदर फिट नहीं आती अकॉर्डिंग टू साइंस। तो इसलिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, अहमियत है, इंपॉर्टेंस है कि इसकी नेसेसिटी क्यों थी, ज़रूरत क्यों थी। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस किए गए हैं। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा।